सोचिए, 18th सेंचुरी का बंगाल, यह सिर्फ भारत का एक हिस्सा नहीं, दुनिया का सबसे अमीर प्रोविंस था। यूरोप की इकोनॉमी बंगाल से ही चलती थी, जैसे सिल्क, मसलिन, राइस, सॉल्टपीटर। उस वक्त लंदन के मर्चेंट कहते थे, हुएवर कंट्रोल्स द बंगाल कंट्रोल्स द वेल्थ ऑफ द ईस्ट। सवाल यह है, एक ऐसा बंगाल जो पूरी दुनिया को मनी ट्रांसफ़र करता था, लेकिन वो गुलाम कैसे हो गया? वॉज इट फेट या फिर बैटरल? वॉज इट ब्रिटिश इंटेलिजेंस या फिर इंडियन वीकनेस? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल का पूरा सफ़र और 18th सेंचुरी बंगाल से लेकर आज तक का बंगाल। और हम नवाबों के बारे में जानेंगे, उनकी छोटी छोटी गलतियाँ जो हमें 200 साल तक गुलाम की खाई में ढकेल के चली गई। 18th सेंचुरी का बंगाल एक रीजन नहीं था, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर थी। पूरे वर्ल्ड का जीडीपी लगभग 12 to 15% हमें बंगाल से ही मिलता था। ढाका का मसलिन इतना बारीक होता था कि उसे वोवेन एयर के नाम से बोला जाता था। फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, ये सभी देश बंगाल के प्रोडक्ट पर डिपेंड हुआ करते थे। आज अगर हम मॉडर्न टर्म्स में बात करें तो बंगाल उस वक्त का चाइना था। पर प्रॉब्लम क्या थी? मुगल एम्पायर कमज़ोर हो चुका था, दिल्ली सिर्फ नाम की रह चुकी थी। रियल पावर प्रोविंसेस के पास थी। बंगाल का सबसे उस वक्त मजबूत पावर था नवाब। मेरी ओपिनियन में उस वक्त बंगाल के पास एक अपना इंडिपेंडेंट और यूनाइटेड नेशन होता तो वो आज एक जापान और इटली से बड़ा देश होता। लेकिन उनके पास यूनिटी नहीं थी और यहीं से स्टार्ट होता है नवाबों का दौर। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का पहला नवाब बनता है, नवाब बनते ही कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर देता है। मुर्शिद के द्वारा रेवेन्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाता है और टैक्स कलेक्शन स्ट्रॉन्ग की जाती है। मुर्शिद कुली खां बहुत स्ट्रिक्ट था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी सिस्टम बहुत काम करती थी। मेरी आपसे सवाल, क्या एक रूलर का स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है या फिर लोगों की मोहब्बत इम्पोर्टेंट होती है? मुर्शिद के बाद सुजाउद्दीन और सरफराज खान बंगाल का नवाब बनते हैं। उनके दौर में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, लेकिन कोर्ट पॉलिटिक्स बढ़ने लगी थी। नोबल्स पावरफुल होते जा रहे थे और नवाब अकेला पड़ता जा रहा था। सुजाउद्दीन और सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खान पावर में आता है, जो बंगाल का तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नवाबों में से एक था। मराठाओं द्वारा गांव के गांव जला दिए जाते थे। अलीवर्दी खान ने मराठाओं के इस हरकत को रोका और अपनी इकोनॉमी बचाई, यूरोपियन कंपनी को लिमिट में रखा। मेरा मानना यह है, अलीवर्दी खान एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, लेकिन वीक प्लानर। उसने अपने सक्सेसर को रूल करना सिखाया ही नहीं। सिराजुद्दौला उम्र सिर्फ 23 साल, यंग, इमोशनल, इम्पल्सिव, पर उसके अंदर एक चीज़ बहुत ही साफ साफ थी, वो बंगाल को ब्रिटिश के हाथ में नहीं देना चाहता था। ब्रिटिश टैक्स नहीं दे रहे थे और फोर्ट विलियम को इलीगली एक्सपेंड किए जा रहे थे। फिर क्या था, सिराज गुस्से के तेज होने के कारण कलकत्ता पर अटैक किया और फिर कलकत्ते को अपने कब्जे में ले लिया। ब्लैक होल का कलकत्ता, एक कंट्रोवर्सी, सच और प्रोपेगेंडा के बीच उलझी हुई कहानी। लेकिन असली दुश्मन बाहर नहीं था, दुश्मन तो कोर्ट के अंदर था। मीर जफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ। मेरा आपसे एक सवाल, अगर आपका अपना सिस्टम ही आपके खिलाफ हो तो क्या कोई रूलर जीत सकता है? 23 जून 1757 प्लासी। ये जंग तलवार की जंग नहीं थी, ये एक भरोसे की जंग थी। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये था कि सिराज के पास ज़्यादा आर्मी थी और अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा प्लानिंग। मीर जाफ़र ने बैटलफील्ड में सिर्फ खड़ा रहना चूज किया, कमांड एक भी न दी और अपने सैनिकों के साथ वो बिल्कुल खामोशी के साथ एक जगह पे खड़ा रहा। और वही पल था जब बंगाल हार गया। मेरी पर्सनल ओपिनियन में प्लासी ब्रिटिश विक्ट्री नहीं थी, ये इंडियन बेटियाल की विक्ट्री थी। इस एक बैटल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किंग मेकर बना दिया। फिर क्या था, मीर जाफ़र नवाब बना और रियल पावर कंपनी के हाथ गई। मीर कासिम ने रेसिस्ट किया, लड़ा, बहुत कुछ किया अपने तरफ से, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसके बाद कंपनी को दीवानी राइट प्राप्त की गई। अब बंगाल एक प्रोविंस नहीं था, अब तो वो ब्रिटिश एम्पायर का एटीएम बन चुकी थी। परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी सिस्टम, 1770 का बंगाल फेमिन, करोड़ों लोग भूख से मारे गए। मेरा आपसे फिर एक और सवाल, क्या ब्रिटिश लुटेरे थे या फिर हमने उन्हें मौका दिया? 1857 के बाद डायरेक्ट क्राउन रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आज का बंगाल कल्चर में बहुत रिच है, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटेंस। पर हिस्ट्री को बोझ
अब भी महसूस होता है। मेरी पर्सनल सोच ये है, बंगाल ने इंडिया को सोचना सिखाया, लेकिन खुद हमेशा पॉलिटिक्स का शिकार रही। हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, हमें यह भी बताती है कि क्या नहीं होना चाहिए था। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल, अगर सिराज जीत जाता तो क्या होता? अगर मीर जाफर वफादार होता तो क्या होता? अगर हम यूनाइटेड होते तो क्या होते? क्योंकि मेरा ये मानना है, हिस्ट्री तब जिंदा रहती है जब हम उसे समझना शुरू करते हैं। थैंक यू।